लाइव स्ट्रीम के पहले ही दिन मैंने अपने हाथों से एक गैटलिंग गन बना डाली। उसमें गोलियां भी लोड हो सकती थी और उससे पक्षियों पर निशाना भी लगाया जा सकता था। लेकिन उसी दिन मुझे पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले गई। दूसरे दिन मैंने हाथों से स्टॉर्म पेयर ब्लॉसम नीडल लॉन्चर बना दिया। नतीजा, मुझे फिर से पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ की गई। तीसरे दिन मैंने सोचा अब कुछ शांत काम करता हूँ, इसलिए मैंने लाइव स्ट्रीम में ड्रॉइंग शुरू कर दी। लेकिन किस्मत ऐसी थी कि मेरे बनाए हुए डॉलर नोट्स इतने असली लग रहे थे कि मशीन भी उन्हें पहचान नहीं पाई। इस बार तो मुझे सीधे छोटे से इंट्रोगेशन रूम में बंद कर दिया गया। 3 दिन में 3 बार थाने के चक्कर लगने के बाद मैं इंटरनेट पर पूरी तरह वायरल हो गया। अब सिर्फ व्यूअर्स ही नहीं बल्कि पूरे ड्रैगन नेशन की ऑफिशियल एजेंसीज भी मुझ पर नजर रखने लगी। मैंने हाथों से एक मजबूत रोप बनाई तो मिलिट्री डिपार्टमेंट ने कहा ये तो एयरक्राफ्ट कैरियर अरेस्टिंग केबल के मटेरियल जैसा है। मैंने सिर्फ फिशिंग के लिए फिशिंग रॉड बनाई तो एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोला ये तो हाई एंड कार्बन फाइबर मटेरियल है। बड़ी मुश्किल से मैंने एक एनिमे बीस्ट कॉस्ट्यूम हेडपीस बनाया तो मिलिट्री ने उसे आउटडोर कॉम्बैट इक्विपमेंट घोषित कर दिया और आखिर में सब कुछ नेशनल प्रॉपर्टी बनाकर जब्त कर लिया गया। आखिरकार मेरा भी सब्र टूट गया। मैंने गुस्से में ठान लिया अब तो जो बनाना होगा सीधे सबसे बड़ा बनाऊंगा, स्पेस यॉट, क्वांटम स्टारशिप, जो मांगोगे वही हाथों से बनाकर दिखाऊंगा। इस समय इंट्रोगेशन रूम के अंदर मैं सामने बैठे टीम लीडर ली ज़ियानबिंग को देखकर सिर झुकाए बैठा था। उनका चेहरा बेहद सख्त था। मैंने धीरे से कहा, ऑफिसर ली, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं सच में सिर्फ एक हैंडक्राफ्ट कंटेंट क्रिएटर हूँ। व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि हाथों से गैटलिंग गन बनाकर दिखाओ। मैंने बस ट्राई किया लेकिन पता नहीं कैसे सच में बन गई। ये पूरी तरह एक्सीडेंट था। ली ज़ियानबिंग ने ठंडी आवाज में कहा, एक्सीडेंट? एक बार ट्राई किया और बिल्कुल असली गन जैसी चीज बना दी। क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? सच सच बताओ, गन मैन्युफैक्चरिंग किसने सिखाई? उनकी बात सुनकर मैं और भी परेशान हो गया। ऑफिसर ली, मेरा दिमाग मैकेनिकल स्ट्रक्चर जल्दी समझ लेता है। एक चीज सीख लूं तो बाकी अपने आप समझ में आ जाती है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ली ज़ियानबिंग कुछ देर तक चुप रहे। उन्होंने मेरे सोशल बैकग्राउंड की पूरी रिपोर्ट फिर से देखी, फिर घड़ी पर नजर डाली। पूछताछ शुरू हुए पूरे 4 घंटे हो चुके थे लेकिन उन्हें मेरी बातों में एक भी झूठ नहीं मिला। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या ये लड़का सच में एक बेवकूफ जीनियस है? कुछ देर बाद उन्होंने लंबी सांस छोड़ी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना आगे से लाइव स्ट्रीम में फायर आर्म्स मत बनाना। अगली बार मामला इतना आसान नहीं होगा। मैंने तुरंत सिर हिलाया, फिर सीना थपथपाकर बोला, आप चिंता मत कीजिए। मेरी माँ ने बचपन से सिखाया है कि समाज के काम आने वाला इंसान बनना चाहिए। मैं कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। ली ज़ियानबिंग ने हाथ हिलाया। ठीक है, जाओ अब। और हम, वो गैटलिंग गन यहीं रहेगी, जल्दी निकलो। ये सुनते ही मेरा चेहरा उतर गया। अरे उसके लिए तो मैंने टॉप डोनर भाई से 8,000 यूएन एडवांस ले रखे हैं। अब सामान भी गया और पैसे भी मेरे पास हैं। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? लेकिन चाहकर भी मैं पुलिस से अपना बनाया सामान वापस मांगने की हिम्मत नहीं कर सका था। जब तक सारी फॉर्मेलिटीज खत्म हुई तब तक रात हो चुकी थी। घर पहुंचकर मैंने फोन खोला। नोटिफिकेशन की बाढ़ आई हुई थी। हर कोई पूछ रहा था, भाई बाहर आ गए क्या? ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने सोचा दुनिया में अच्छे लोग अभी भी बचे हैं। लेकिन स्क्रॉल करते करते मेरा चेहरा काला पड़ गया। किसी ने मेरा पुलिस द्वारा ले जाए जाने वाला वीडियो अपलोड कर दिया था। कैप्शन लिखा था, शॉक, हैंडक्राफ्ट ब्लॉगर निकला क्रिमिनल। उस वीडियो पर 50,000 से ज्यादा लाइक्स थे। यहाँ तक कि वो मेरे टोटल फॉलोअर्स से भी ज्यादा थे। मैं कड़वी हंसी हंस पड़ा। अच्छे लोग कहाँ हैं? सबके सब ट्रोल हैं। मैंने फोन नीचे रखा, फिर गहरी सांस ली। टॉप डोनर भाई के 8,000 युआन मैं ले चुका हूँ। पैसे जेब में आ जाएं तो वापस नहीं किए जाते। कुछ देर सोचने के बाद अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, अगर असली नहीं दे सकता तो पेपर वर्जन बना देता हूँ। बस क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उन्हें शिकायत का मौका न मिले। अगली सुबह मैं गांव के एंट्रेंस पर बने छोटे सुपरमार्केट पहुंचा। आंटी लियू, ब्राउन क्राफ्ट पेपर है, पूरा एक कार्टन दे दीजिए। काउंटर पर फोन चला रही आंटी लियू ने सिर उठाया। अरे तू वापस आ गया? मैं तो सोच रही थी तेरे घर जाकर पूछूं कि लौटा भी है या नहीं। मैंने शर्माते हुए नाक खुजलाई। अरे सब गलत फहमी थी, अब सब ठीक है। फिर मैंने टॉपिक बदलते हुए पूछा, वैसे भैया काय अभी तक वापस नहीं आए? आंटी लियू वेयर हाउस से पेपर निकालते हुए बोली, पता नहीं वो लड़का किस काम में इतना बिजी रहता है, एक फोन तक नहीं करता। मैंने सिर हिलाया। आंटी लियू का घर हमारे घर के ठीक सामने था। उनका बेटा गुकाई मुझसे 3 साल बड़ा था, पढ़ाई में तेज, स्वभाव से शांत और माँ के हिसाब से वो और मैं 2 अलग अलग स्पीसीज हैं। सुना था कि आजकल वो राजधानी में किसी बड़ी जगह नौकरी करता है। ब्रिगेड साउब। घर लौटकर मैंने कैमरा सेटअप किया, फिर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। आज का प्रोजेक्ट था पेपर गैटलिंग गन। कल की प्रैक्टिस की वजह से आज काम काफी आसान लग रहा था। सबसे पहले मैंने एक फिटगेट स्पिनर खोला, उसमें से 6 बियरिंग्स निकाले, फिर कूलिंग फिन्स तैयार किए, ग्लू से पूरा स्ट्रक्चर सील किया। स्टील की जगह पेपर, वेल्डिंग की जगह ग्लू। धीरे धीरे सबसे मुश्किल हिस्सा पूरा हो गया। इसके बाद मैंने एक पुरानी ड्रिल मशीन खोली, उसमें से ड्रिल बिट निकाला, ट्रिगर को हैंडल के अंदर फिट किया, फिर वायरिंग, हैंडल, बैरल, मैगजीन, सब कुछ असेंबल कर दिया। आखिर में पूरे मॉडल पर ब्लैक पेंट कर दिया। कुछ ही देर में पेपर गैटलिंग गन तैयार थी। मैंने उसमें कुछ पेपर बुलेट्स डाली, ट्रिगर दबाते ही ट्रर बुलेट्स लगातार बाहर निकलने लगी। मैंने उसकी कुछ फोटोज लेकर टॉप डोनर भाई को भेज दी। कुछ ही देर में उनका रिप्लाई आया, वाह भाई कमाल कर दिया, ये तो कल वाली से भी कम नहीं लग रही, जल्दी कुरियर कर दो वरना कहीं ये भी पुलिस जब्त न कर ले। मैसेज पढ़ते ही मैंने देर नहीं की, तुरंत कुरियर करके पार्सल भेज दिया। उसके बाद वीडियो एडिट किया और उसे अपलोड कर दिया। उसी समय नॉर्दर्न प्रोविंस पुलिस स्टेशन में युवा ऑफिसर झाओ शियाओफिंग आंखें फाड़े मेरा नया वीडियो देख रहा था। कल उसी ने सबसे पहले मेरी लाइव स्ट्रीम नोटिस की थी और जिसने कंप्लेंट की थी वो कोई आम आदमी
आदमी नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर अरेस्टिंग केबल प्रोजेक्ट पर काम करने वाला एक रिसर्चर था। ऊपर के अधिकारी बेहद नाराज थे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी गई थी। अगर एक हफ्ते के अंदर केस सॉल्व नहीं हुआ तो झाओ शियाओफेंग का करियर खत्म हो सकता था। ऐसी हालत में उसे मेरे नए वीडियो की तरफ ध्यान देने का समय ही नहीं था। शाम होते होते आज के वीडियो का ट्रैफिक काफी अच्छा आ चुका था, इसलिए मैंने फिर से लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी और व्यूअर्स से कहा, दोस्तों कल संबंधित डिपार्टमेंट ने साफ कह दिया है कि अब मैं उस तरह की चीजें नहीं बना सकता, तो आज कुछ अलग बनाते हैं। आज अपने हाथों से बनाएंगे स्टॉर्म पियर ब्लॉसम नीडल। इतना कहकर मैं बिल्कुल आराम से पहले से तैयार किए गए आयरन प्लेट्स, कॉपर शीट्स और मेटल पाइप्स टेबल पर रखने लगा। मैं मुस्कुराकर बोला, इस डिजाइन के लिए हम एक पॉपुलर मार्शल आर्ट्स गेम की अपीयरेंस रेफरेंस लेंगे। इसके बाद मैं असेंबली शुरू करने लगा। सबसे पहले फैन शेप्ड लोटस पेटल्स तैयार किए, फिर मेन शाफ्ट और हैंडल बनाया। ऊपर की तरफ 24 लॉन्च होल्स लगाए। नीडल बॉक्स को हैंडल के अंदर फिट किया। साथ ही एक ऑटोमेटिक रीलोड मैकेनिज्म भी डिजाइन किया। जैसे ही पहली 24 नीडल्स फायर हों, वैसे ही अगली नीडल्स अपने आप पोजीशन में आ जाएं, ताकि कंटिन्यूअस फायर हो सके। कुछ ही देर में एक बेहद खूबसूरत स्टॉर्म पेयर ब्लॉसम नीडल लॉन्चर तैयार हो गया। मैंने उसे कैमरा के सामने उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों अब देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस। इतना कहकर मैंने बड़े स्टाइलिश अंदाज में ट्रिगर दबा दिया। स्विश! एक ही पल में 24 सिल्वर नीडल्स सीधा सामने रखी वुडन बोर्ड में धंस गई। पूरा लाइव चैट फट पड़ा। हे भगवान, स्ट्रीमर सच में बना देता है। मैं तो शॉक हो गया। मास्टर कृपया मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए। स्क्रीन पर लगातार गिफ्ट्स की एनिमेशन चलने लगी। मैं खुशी से हंस पड़ा। अरे बॉस लोग, इतने गिफ्ट्स मत भेजो, थोड़ा प्यार काफी है। लेकिन तभी थक 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 दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लगी। मैं थोड़ा चिढ़ते हुए दरवाजे की तरफ गया। आ रहा हूँ, इतना क्यों पीट रहे हो? दरवाजा टूट जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने डोर खोला, 2 पुलिस ऑफिसर्स बिजली की तरह अंदर घुस आए। उन्होंने बिना कुछ बोले मुझे सीधे दीवार से दबा दिया। मैं घबरा गया। अरे क्या हुआ? मैंने सिर घुमाकर देखा। सामने ऑफिसर झाओ शियाओफेंग खड़े थे। उन्होंने गुस्से में कहा, कल ही वार्निंग दी थी और आज फिर स्टॉर्म पेयर ब्लॉसम नीडल बना डाली। तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने तुरंत सफाई दी। ऑफिसर, ये गलत फहमी है। कल टीम लीडर ली ने सिर्फ फायर आर्म्स बनाने से मना किया था। मैंने गन तो नहीं बनाई। झाओ शियाओफेंग ने सख्त आवाज में कहा, कोई भी वेपन नहीं। जल्दी एविडेंस उठाओ और हमारे साथ चलो। लाइव स्ट्रीम में ये सब देखकर व्यूअर्स पागल हो गए। स्ट्रीमर फिर पकड़ा गया। लेजेंड। मैंने चुपचाप लाइव बंद किया, स्टॉर्म पेयर ब्लॉसम नीडल उठाई और बिना विरोध किए पुलिस कार में बैठ गया। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद मैं कुर्सी पर सिकुड़कर बैठा था। धीरे से बोला, ऑफिसर, मैं तो बस व्यूअर्स के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बनाना चाहता था। ये तो फिक्शनल वेपन है। मुझे नहीं पता था कि इसे भी नहीं बना सकते। कल टीम लीडर ली ने सिर्फ गन की बात कही थी। झाओ शियाओफेंग ने घूरते हुए कहा, मतलब अब गलती हमारी है? मैं तुरंत घबरा गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी समय एक स्टाफ मेंबर टेस्टिंग रिपोर्ट लेकर आया। झाओ शियाओफेंग ने रिपोर्ट पढ़ी। उनका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। ये चीज सिर्फ मॉडल नहीं है, इसकी पावर तो लगभग हैंडगन जितनी डेंजरस है। आखिर कौन सा हैंडक्राफ्ट ब्लॉगर ऐसी चीज बना सकता है? अब उन्हें पिछली इन्वेस्टिगेशन पर भी शक होने लगा। उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा, सच सच बताओ, ब्लॉगर बनने से पहले क्या करते थे? मैंने तुरंत जवाब दिया, कुछ नहीं, इस साल ही ग्रेजुएशन हुई है। उससे पहले सिर्फ स्टूडेंट था। झाओ शियाओफेंग ने रिपोर्ट पलटी, लेकिन तुमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है, ऐसी डिग्री वाले को जॉब मिल जाती है, फिर कंटेंट क्रिएटर क्यों बने? बस यही मेरा दर्द फूट पड़ा। भाई, लगता है आपने ग्रेजुएशन के बाद सीधा गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली थी। प्राइवेट कंपनीज में जॉब ढूंढी ही नहीं। एडवर्टाइजमेंट में सैलरी लिखते हैं 6000, इंटरव्यू में बोलते हैं 3000, ऊपर से परफॉर्मेंस बोनस अलग। सबसे मजेदार बात पता है, मैं 2 घंटे ट्रैवल करके इंटरव्यू देने गया और एचआर मुझसे पूछता है, तुम जॉब पैसे के लिए कर रहे हो क्या? इतने दिनों का गुस्सा निकलने लगा। मैं लगातार बोलता ही जा रहा था। तभी झाओ शियाओफेंग ने हाथ उठाया। बस अब समझ गया, लेकिन याद रखना, आगे से ऐसी चीजों को हाथ मत लगाना। ये आखिरी वार्निंग है। यहाँ साइन करो और जा सकते हो। मैंने मजबूरी में सिग्नेचर कर दिए, लेकिन जाते जाते मन कर रहा था स्टॉर्म पेयर ब्लॉसम नीडल वापस मांग लूं। आखिर अभी तो ठीक से यूज भी नहीं किया था। झाओ शियाओफेंग ने मेरा चेहरा देखकर ही समझ लिया। उन्होंने हाथ हिलाया, इसे भूल जाओ, ये बहुत डेंजरस है, इसे तुम्हारे पास नहीं रहने दिया जा सकता। इस तरह मेरी दूसरी हैंडमेड क्रिएशन भी पुलिस ने जब्त कर ली। उसी समय टीम लीडर ली जियानबिंग जल्दी जल्दी अंदर आए। मुझे देखकर बोले, अरे तुम फिर आ गए। मेरे कुछ कहने से पहले झाओ शियाओफेंग ने पूरी घटना संक्षेप में बता दी। सब सुनने के बाद ली जियानबिंग बोले, आगे से थोड़ा ध्यान रखना, अब घर जाओ। इतना कहकर वे फिर जल्दी से कहीं निकल गए। लग रहा था कि किसी बड़े केस में बिजी है। मैंने भी ज्यादा नहीं सोचा, सीधे घर लौट आया। दिल में थोड़ी निराशा तो थी, लेकिन दूसरी तरफ इस इंसिडेंट की वजह से मेरी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई थी। सोचा चलो कुछ खोया तो कुछ पाया भी। मैंने तुरंत एक पोस्ट डाल दी, कल फिर रेगुलर लाइव स्ट्रीम होगी। फिर आराम से सोफा पर लेटकर फोन चलाने लगा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक बड़ा खतरा धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा है। उसी समय नॉर्दर्न प्रोविंस के हाईवे पर पुलिस और क्रिमिनल्स के बीच हाई स्पीड चेस चल रही थी। कई पुलिस कार्स एक पुरानी वैन का पीछा कर रही थी। वैन के अंदर बैठे क्रिमिनल्स एक्सेलरेटर पूरा दबाए हुए थे, लेकिन पुलिस लगातार करीब आती जा रही थी। आखिर क्रिमिनल्स ने मजबूरी में वैन को अचानक रेजिडेंशियल एरिया की तरफ मोड़ दिया। कुछ दूर जाकर उन्होंने वैन छोड़ दी, फिर पैदल भागना शुरू कर दिया। काफी देर भागने के बाद उनमें से एक आदमी एक घर की दीवार फांदकर अंदर कूद गया। वह सोच रहा था अब भागना मुश्किल है, पहले कहीं छिपना होगा। उधर मैंने भी बाहर पुलिस सायरन की आवाज सुन ली। लग रहा था कम से कम 3 पुलिस कार्स तो होंगी। मैंने मन ही मन सोचा, पता नहीं कौन सा क्रिमिनल है जिसके पीछे इतनी पुलिस लगी हुई है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, फोन चलाता रहा। लेकिन कुछ सेकंड बाद मुझे अजीब लगा, रुको, ये सायरन लगातार मेरे घर के करीब क्यों आ रही है? मैं एकदम उछलकर खड़ा हो गया, कहीं पुलिस फिर से मुझे पकड़ने तो नहीं आ गई। मैं जल्दी से बाहर देखने गया, लेकिन जैसे ही डोर खोला एक ठंडी नाइफ सीधे मेरी गर्दन पर टिक गई। पीछे से भारी आवाज आई, एक शब्द भी मत बोलना वरना यहीं मार दूंगा। मैंने तुरंत दोनों हाथ ऊपर उठा दिए।
क्रिमिनल ने दबी आवाज में कहा, बाहर वालों से कहो कोई अंदर नहीं आएगा। मैंने उसकी बात मान ली। उधर बाहर पुलिस अंदर घुसने ही वाली थी, लेकिन मेरी आवाज सुनते ही रुक गई। ऑफिसर ली जियानबिंग ने दांत भींच कर कहा, अंदर सुनो, तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, हथियार डाल दो, शांति से सरेंडर कर दो। लेकिन क्रिमिनल हंस पड़ा, मुझे बेवकूफ समझ रखा है, सरेंडर किया तो सीधा मौत मिलेगी। ध्यान से सुनो, मेरे हाथ में होस्टेज है, तुरंत एक कार तैयार करो, मुझे यहाँ से सुरक्षित निकलने दो, वरना अभी इसी वक्त इसे मार दूंगा। बाहर खड़े ली जियानबिंग का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अपने साथियों से कहा, पहले इसकी मांग मानो, एक व्हीकल तैयार करो और स्नाइपर अपनी पोजीशन ले लें। उधर मैं भी लगातार बच निकलने का तरीका सोच रहा था। अभी तक तो मैं होस्टेज हूँ, इसलिए जिंदा हूँ, लेकिन अगर ये मुझे कार में ले गया तो फिर मेरी जान सिर्फ इसके रहम पर होगी, और ये एक क्रिमिनल है, रहम की उम्मीद करना बेवकूफी होगी। कुछ देर बाद बाहर से आवाज आई, व्हीकल तैयार है। मैंने चुपचाप क्रिमिनल की उस बाह की तरफ देखा जो मेरी गर्दन को कसकर पकड़े हुए थी। मैंने मन ही मन कहा, यही मौका है। जैसे ही क्रिमिनल मुझे ढाल बनाकर दरवाजे की तरफ ले जाने लगा, मेरी आंखों में एक चमक आ गई। मैंने अचानक उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया, फिर उसकी बांह के एक खास नर्व पॉइंट पर पूरी ताकत से दबाव डाल दिया। क्रिमिनल दर्द से चीख उठा। उसकी पकड़ तुरंत ढीली पड़ गई। मैंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया, सीधे उसका हाथ पकड़कर जोर से मोड़ा। कड़क, उसकी बांह तुरंत डिसलोकेट हो गई। बाहर खड़े ऑफिसर ली जियानबिंग और बाकी पुलिस ने चीख सुनते ही घबराकर एक्शन शुरू कर दिया। उन्होंने तुरंत लोगों को दीवार फांदने का आदेश दिया, लेकिन अंदर मैं बिल्कुल शांत था। मैंने क्रिमिनल की दूसरी बांह भी मोड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर दरवाजे के पास रखी वही स्पेशल स्टील रोप उठा ली जो मैंने पहले सिस्टम से सामान ढोने के लिए खरीदी थी। कुछ ही सेकंड में मैंने क्रिमिनल को इतनी मजबूती से बांध दिया कि वह जमीन पर रेंगते कीड़े जैसा दिखने लगा। क्रिमिनल दर्द से तड़पते हुए चिल्लाया, तूने चीट किया, सीधे नर्व पॉइंट दबा दिया, ये फेयर फाइट नहीं थी, अगर दम है तो सामने से मुकाबला कर। मैं हंस पड़ा, अच्छा तूने मुझे नाइफ दिखाकर हॉस्टेज बनाया, वो फेयर था और मैं अपनी जान बचाऊं तो वो चीट हो गया। इतने में 7-8 पुलिस ऑफिसर्स दीवार फांदकर अंदर आ गए। सभी ने तुरंत गन से एम कर दी, लेकिन अगले ही पल सबकी नजर जमीन पर बंधे क्रिमिनल पर पड़ी। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पूरा सीन देखकर सब शौक रह गए। उसी समय धड़ाम, ली जियानबिंग ने डोर लात मारकर खोला। अंदर आते ही मैंने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, अरे ऑफिसर ली। फिर मुलाकात हो गई। ली जियानबिंग ने पहले राहत की सांस ली, फिर क्रिमिनल को देखा, फिर मेरी तरफ देखा, पूरी तरह कंफ्यूज्ड होकर बोले, ये आखिर हुआ क्या? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैंने आपके लिए इसे पहले ही बांध दिया। ली जियानबिंग हल्का सा मुस्कुराए, लगता है तुम में टैलेंट काफी है। उन्होंने साथ खड़े ऑफिसर्स को इशारा किया, इसे तुरंत पुलिस कार में बैठाओ। क्रिमिनल जाते जाते मुझे घूर कर बोला, अगर मैं कभी बाहर आया तो सबसे पहले तुझे मारूंगा। मैं तुरंत ली जियानबिंग की तरफ मुड़ा, ऑफिसर ली देखिए, ये आपके सामने भी मुझे थ्रेट दे रहा है, इसे तो कानून का बिल्कुल डर नहीं है, इसे अच्छी तरह पूछताछ कीजिएगा। ली जियानबिंग ने हाथ हिलाया, पहले इसे ले जाओ। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, लगता है इस बार भी तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, लेकिन चिंता मत करो, इस बार सिर्फ स्टेटमेंट लेना है, काम खत्म होते ही तुम्हें घर छोड़ देंगे। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद क्रिमिनल को सीधे इंटरोगेशन रूम में ले जाया गया, जबकि मेरा स्टेटमेंट बहुत जल्दी पूरा हो गया। मुख्य तौर पर उन्होंने पूरी घटना पूछी। जब ऑफिसर झाओ शियाओफेंग ने सुना कि मैंने क्रिमिनल का नर्व पॉइंट दबाकर उसे काबू किया तो वह हंसी रोक नहीं पाए। वाह, तुम तो काफी स्मार्ट निकले, ब्रेवरी भी है और दिमाग भी। ठीक है, थोड़ी देर में मैं खुद तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अब जबकि इस बार मैं सस्पेक्ट नहीं था तो मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, ऑफिसर वो क्रिमिनल आखिर किया क्या था? जल्दी बाहर तो नहीं आएगा ना? थोड़ा डर लग रहा है। झाओ शियाओफेंग ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, रिलैक्स, वो बाहर नहीं आने वाला। 2 दिन पहले उसने एक आदमी की हत्या की थी, और वो भी कोई आम इंसान नहीं, एक साइंटिफिक रिसर्चर। सजा बहुत भारी मिलेगी। मैंने गहरी सांस ली, अरे ये तो मर्डर केस निकला। दोनों बात करते हुए हॉल के बाहर पहुंचे ही थे कि एक पुलिस ऑफिसर दौड़ता हुआ आया, ऑफिसर रस्सी नहीं खुल रही, उसे वापस बुलाइए। मैंने लापरवाही से हाथ हिलाया, अरे नहीं खुल रही तो काट दीजिए, वैसे भी मुझे वो रोप नहीं चाहिए। ऑफिसर ने अजीब चेहरे से कहा, हमने काटने की कोशिश की लेकिन कट ही नहीं रही, इसीलिए तो आपको बुलाया है, पूछताछ रुकी हुई है, जल्दी चलिए। ये सुनते ही मुझे अचानक याद आया, वो रोप सिस्टम से खरीदी गई स्पेशल एलॉय स्टील वायर से बनी थी और क्रिमिनल भाग ना जाए, इसलिए मैंने उस पर अपना बनाया हुआ डेड नोट बांध दिया था। मेरे माथे पर पसीना आ गया, गड़बड़ हो गई। डायरेक्ट इंटरोगेशन रूम में ली जियानबिंग पूरी ताकत से रोप खोलने की कोशिश कर रहे थे। मुझे देखते ही बोले, तुम्हें इतना डर था कि क्रिमिनल भाग जाएगा, ऐसी स्टील रोप से बांध दिया, जल्दी आओ इसे खोलो। मैं मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। कुछ ही सेकंड में एक एक नोट खोल दिया। जो नोट पूरी पुलिस टीम नहीं खोल पाई वो मैंने आसानी से खोल दिया। मैंने शर्माते हुए कहा, सॉरी ऑफिसर ली, ये मेरा खुद का बनाया नोट है, आमतौर पर दूसरे लोग इसे खोल नहीं पाते। ली जियानबिंग ने हाथ हिलाया, ठीक है अब घर जाओ और आगे से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कम किया करो। मैंने तुरंत सिर हिलाया। घर पहुंचते ही मैं सीधा बिस्तर पर गिर पड़ा। जब आंख खुली तो अगले दिन दोपहर के 2 बजे थे। मैंने फोन उठाया, कल वाले स्टॉर्म पियर ब्लॉसम नीडल वीडियो पर नजर पड़ी, 1.5 मिलियन व्यूज। मैं खुशी से फोन देखते हुए मुस्कुराने लगा। तो वायरल होना ऐसा लगता है, मजा आ गया। लेकिन तभी मुझे कुछ याद आया। मैंने मन ही मन सिस्टम को पुकारा, सिस्टम कल मैंने जो रोप इस्तेमाल की थी वो आखिर थी क्या? सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, अल्ट्रा टफ रोप, लोगों को बांधने, भारी सामान खींचने, यहाँ तक कि फांसी लगाने के लिए भी बेस्ट चॉइस। ये सुनकर मैंने अपना माथा पकड़ लिया। यही वजह है मुझे ये सिस्टम ज्यादा पसंद नहीं, इसकी डिस्क्रिप्शन भी अजीब होती है। मैंने सिर हिलाया। फिर सिस्टम शॉप से वैसी ही एक और रोप खरीदी।
खरीद ली। ध्यान से देखने पर पता चला उसका मटेरियल और ब्रेडिंग टेक्निक दोनों बेहद खास थे। पहले मैं उसे सिर्फ सामान ढोने के लिए इस्तेमाल करता था, काम खत्म होने के बाद यूं ही दरवाजे पर फेंक देता था। लेकिन अब समझ आया वो सच में हाई क्वालिटी मटेरियल था। मैंने मन ही मन सोचा रात को आराम से इसका स्टडी करूंगा। इसके बाद मैंने कैमरा सेटअप किया। इतना अच्छा ट्रैफिक बेकार थोड़े ही जाने देता। जैसे ही लाइव स्ट्रीम शुरू हुई, व्यूअर्स कल से लगभग 2 गुने हो चुके थे। लाइव चैट तुरंत भर गया। अरे टैंक सेक्ट मास्टर आ गए। स्ट्रीमर आज क्या बनाने वाले हो? क्या पहले से 110 डायल कर दूं? मैं मुस्कुराकर बोला, दोस्तों पिछले 2 दिन जो बनाया वो थोड़ा ज्यादा डेंजरस हो गया। पुलिस अंकल ने साफ वार्निंग दी है, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजंस हैं, अब वैसी चीजें बिल्कुल नहीं बनाएंगे। चैट में लोग हंसने लगे। डरिए मत स्ट्रीमर, जो बनाना है बनाइए, वैसे भी अंदर जाकर नए स्किल्स सीख ही आएंगे। अगर डेंजरस नहीं बनाना तो पेंटिंग करो या सिंगिंग, डांसिंग, कैलोग्राफी, कुछ भी। दूसरा व्यूअर बोला, पेंटिंग सही रहेगी, जो लोग हैंडक्राफ्ट में अच्छे होते हैं उनकी ड्राइंग भी अच्छी होती है। इसी बीच अचानक एक अलग तरह का कमेंट स्क्रीन पर आया, क्या बेकार स्ट्रीमर है, खुद को ग्रेटेस्ट हैंडक्राफ्ट ब्लॉगर बोलता है, अगर दम है तो कुछ ऐसा बनाकर दिखा जिससे पैसा कमाया जा सके। पूरा लाइव चैट एक पल के लिए शांत हो गया। कई व्यूअर्स तुरंत रिप्लाई करने लगे, ऊपर वाला कौन है, जानबूझकर प्रोवोकेशन कर रहा है क्या? इस बार व्यूअर्स का अंदाजा बिल्कुल सही था, वो आदमी सच में झगड़ा करने ही आया था। अगर चाहते हो कि अगला पार्ट जल्द लेकर आऊं तो जल्दी से इस वीडियो पर 1000 लाइक पूरे करो और साथ ही चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, वरना आने वाली मजेदार वीडियोस मिस कर दोगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अज्जू के एक्सप्लेन पर।